नमस्कार दोस्तों, वेदांत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइक्लोन एम्फान के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि एम्फान आने वाला है भारत में और हमारे भारतीय तटों से टकराने वाला है और बहुत बड़ी मात्रा में तबाही लाने की इसकी प्रिडिक्शंस हो रही है या फिर पूर्वानुमान हो रहा है कि इम्फान के आने पे बहुत सारी तबाही हो जाएगी। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि इम्फान क्या है, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं यानी चक्रवात कैसे बनते हैं, भारत में इसका इम्पैक्ट क्या है, पास्ट में कितने चक्रवात भारत में आए हुए हैं, इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। इम्फान इम्फान 16 मई 2020 को बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था कि एक चक्रवात डेवलप हो रहा है। 16 मई वो दिन था कि जिस दिन ये चक्रवात डेवलप हो रहा था, वहाँ पे जो अपनी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी आईएमडी जो है, उसने ऑब्जर्व किया था कि 16 मई को एक चक्रवात का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद में ये डेवलप होते होते 18 मई तक सुपर साइक्लोन का रूप ले लेता है। सुपर साइक्लोन वो टाइम होता है चक्रवात का जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वो जब स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम लोग सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में रख लेते हैं। और 20 मई यानी जो 20 मई है यानी कल का जो दिन है वो प्रिडिक्टेड है कि इस दिन ये सुपर साइक्लोन का लैंडफॉल होगा। लैंडफॉल का मतलब है कि वो समंदर से निकल के धरती पर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो जो प्रोजेक्टेड एरियाज़ हैं या फिर जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं जिनको बताया जा रहा है कि इन इन एरियाज़ में अफेक्ट करेगा, वो वेस्ट बंगाल के नॉर्थ और साउथ के 24 परगना, 24 परगना, मेदिनीपुर और दीघा हैं। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में ईस्टर्न कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है, जितने भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसका असर देखने को मिलेगा। अब हम लोग मैप के ज़रिए से थोड़ा सा देखेंगे कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा यानी ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे साइक्लोन है और ये अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है वेस्ट बंगाल में, यानी ये जो सुंदरवन का डेल्टा वाला रीजन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका लैंडफॉल होगा और सुंदरबन के थ्रू ही ये बाद में उड़ीसा वाले रीजन की तरफ मूव करने लगा। यानी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास बीच में कहीं पे है, जहाँ पे सुंदरवन के डेल्टा पाए जाते हैं। और उसके बाद में ये होता हुआ सुंदरबन वेस्ट बंगाल को हिट करता हुआ उड़ीसा की तरफ पेनिट्रेट करेगा। आइए जान लेते हैं कि अब ये जो इम्फाल नाम है ये किसने दिया। इम्फाल नाम दिया है थाईलैंड ने। अगर बात की जाए कि जो साइक्लोन्स है यानी जो इंडियन ओशन रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं उसका नाम कौन देता है, तो बेसिकली 8 जो अपने इंडियन रीजन्स के जो कंट्रीज़ हैं, 8 लोग मिलके एक नाम को सेलेक्ट करते हैं कि साइक्लोन का नाम क्या होगा। तो वो जो 8 कंट्रीज़ हैं जो लोग नाम सेलेक्ट करती हैं वो है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो 8 कंट्री क्या करती हैं कि हर कंट्री अपने 8 नाम देती है, यानी 8 नेम्स देती है और टोटल मिला के ये 64 नेम हो जाते हैं। तो जब जिस कंट्री और सीक्वेंस में जिस कंट्री का नंबर आता है वो कंट्री अपने नाम को दे देती है। तो इस बार थाईलैंड का नाम आया था और थाईलैंड ने इस जो साइक्लोन आ रहा है इसका नाम दिया है इम्फाल। ये जो नामकरण करने की प्रक्रिया या फिर जो ये पद्धति है, जो 8 लोगों का ग्रुप का समूह, ये शुरू हुआ था 2004 में। अब बात कर लेते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और कितने टाइप के साइक्लोन्स होते हैं। तो साइक्लोन देखिए बेसिकली जब बहुत तेज़ी से कोई हवाएं गोल गोल डायरेक्शन में घूमने लगती हैं तो वो एक साइक्लोन का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब साइक्लोन की जो खास बात होती है कि साइक्लोन की जो बीच में जो आई होती है, जिसको आई बोलते हैं हम लोग, वो बहुत ही शांत होता है और उसके चारों तरफ की जो एयर होती है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेट और दूसरा होता है ट्रॉपिकल, जो ठंडी रीजन्स में बनता है। ठीक है। जो अगर बात करें तो 60 से 65 डिग्री में जो बनते हैं, तो नॉर्थ और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स यानी शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात।
तो ये ठंडी जगहों पे बनते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। अब देखिए एक छोटी सी इमेज यहाँ पे ये है जो दिखा रही है कि चक्रवात बन कैसे रहा है। होता क्या है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जब बेसिकली सन मार्च के पास आता है तो क्या होता है कि जब इक्वेटर पे मार्च पे जो सन रहेगा वो कहाँ रहेगा, इक्वेटर पे रहेगा। तो सन जब इक्वेटर पे रहता है तो बहुत तेजी से उस एरिया को गर्म करता है क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो एवोपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। जब एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो नीचे एक कैसा बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, फिर ऊपर हाई प्रेशर बनेगा। तो देखिए जब लो प्रेशर बनेगा तो चारों तरफ से हवा आएंगी और उसके बाद गर्म होगी फिर ऊपर जाएंगी, यानी एक साइक्लिक पाथ डेवलप हो रहा है। ये धीरे धीरे पाथ इतना बड़ा हो जाता है कि ये एक रूप ले लेता है साइक्लोन का। ठीक है, अब इंडिया की वर्नेबिलिटी की बात करें कि इंडिया इतना वर्नेबल क्यों हो रहा है, बाकी देश इतने वर्नेबल क्यों नहीं होते हैं। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो है 8041 किलोमीटर, यानी 8041 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम लोग पूरी दुनिया में साइक्लोन्स की बात करें कि अगर पूरी दुनिया में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं तो उसका 10% साइक्लोन सिर्फ भारत में ही आता है। तो सोचिए कितने सारे साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो जो अपना देखिए जो इंडिया का साइक्लोन प्रोन का मैप यहाँ पे दिखाया है मैंने, तो इसमें जो पिंक कलर है तो चाहे वो गुजरात का हो या केरला और तमिलनाडु वाला रीजन हो, आंध्र प्रदेश से लेके और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का ये जो रीजन है, ये सारे रीजन जो हैं ये साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं। ठीक है, अब जो वेस्टर्न घाट्स की तरफ यानी ये गुजरात और जो यानी गुजरात और ये जो केरला वाले साइक्लोन्स है ये कहाँ से आएंगे, अरेबियन सी वाले साइक्लोन्स होंगे। और बे ऑफ बंगाल में जो डेवलप होते हैं वो कहाँ पे हिट करेंगे, तमिलनाडु में हिट करेंगे, आंध्र प्रदेश में हिट करेंगे, उड़ीसा में हिट करेंगे और हमारे वेस्ट बंगाल में हिट करेंगे। तो बेसिकली जो इस बार हिट हो रहा है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ है। अगर हम बात करें कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, अगर उनका रेशियो देखें तो 4:1 का रेशियो बनता है। यानी अगर बे ऑफ बंगाल में 4 साइक्लोन बनेंगे तो अरेबियन सी में कंपैरेटिवली 1 साइक्लोन बनता है। ठीक है, तो अब अगर इंडिया में पुराने साइक्लोन्स की बात करें कि जो पास्ट में साइक्लोन्स आए हैं और आज तक जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट वैसे तो कई सारे साइक्लोन्स आते हैं हर साल, 5 से 6 साइक्लोन ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स को कवर किया है। तो हम लोग शुरू करते हैं उड़ीसा के सुपर साइक्लोन 1999 से। 1999 में उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया था। ये बहुत ही भयानक साइक्लोन था और इसमें 10,000 लोगों की जानें चली गई थी और $4.4 बिलियन का लॉस हुआ था। मैं बता रहा हूँ कि $4.4 बिलियन का लॉस हुआ था। तो सोचिए कितना भयानक साइक्लोन रहा होगा। और उसके बाद में ओखी आया, फिर नीलम आया, फिर साइक्लोन हेलेन आया, फिर फिलियन आया, हुदहुद आया 2004 में, फिर तितली आया और लास्ट में 2019 में यानी लास्ट ईयर में फानी आया था। तो ये जो एरियाज हैं, जैसे फानी आया तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रीजन में आया, तितली आया तो वो उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ओखी आया तो केरला तमिलनाडु और गुजरात के। तो ये वो रीजन है जहाँ पे उसने इम्पैक्ट किया था। लेकिन देखिए बेसिकली अगर कंपैरिजन करें 1999 साइक्लोन फिलियन 2013 एंड साइक्लोन फानी में, यानी 2019, 2013 एंड 1999 में, अब थोड़ा सा मैं कंपैरेटिवली डिस्कशन करते हैं कि इम्पैक्ट और प्रिपेयर्डनेस के रेस्पॉन्स से कैसे लोगों की जान माल की रक्षा की गई। देखिए उड़ीसा का जब सुपर साइक्लोन 1999 में आया था तो बहुत ज़्यादा हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी नहीं आया था, तो प्रिपेयर और एनडीआरएफ की ऐसी कोई टीम का गठन नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम जो रेस्पॉन्स रहेगा वो कैसा रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो लोगों की जानें बहुत ज़्यादा जाएंगी। तो हुआ भी वही, 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी इस सुपर साइक्लोन में। उसके बाद जब 2013 यानी फिलियन का जब साइक्लोन आया था तो उस टाइम तक एनडीआरएफ का गठन हो गया था, उनकी ट्रेनिंग्स प्रॉपर हो गई थी और
प्री प्रिडिक्शन हो गया था, यानी जब साइक्लोन आया था तो उसके 2 दिन पहले हमको पता चल गया था। तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों को इवैक्यूएट कराया था और काफ़ी कम लोग की जान गई थी, सिर्फ 46 लोगों की इस साइक्लोन में जान गई थी। तो सोचिए, देखिए, कंपैरिजन कीजिए, 1999 में 10,000 और 2013 में सिर्फ 46 लोगों की जान जा रही है। ठीक है, तो हमने जो कैजुअलिटी रेट थी या फिर जो मृत्यु दर थी साइक्लोन की से, तो उसको कितने बड़े स्तर पे हमने कम कर दिया है। यहाँ पे क्या हमने और किया था कि लोगों को रीलोकेट करा दिए थे। तो रीलोकेशन से क्या होता है कि लोगों को वो जो चक्रवात प्रभावित एरिया है उससे दूर ले गए थे, तो वह उससे भी लोगों की जान बची थी। फिर 2019 में फानी की बात करते हैं, तो जब फानी आया था तो अप्रॉक्स 1 मिलियन लोगों को रीलोकेट करा दिया गया था। यानी जो समुद्र के तटों के पास लोग रह रहे थे या फिर जो प्रभावित होने की संभावना जिनकी थी, उनको 1 मिलियन लोगों को हम लोगों ने रीलोकेट करा दिया था और 900 शेल्टर हाउसेस बनाए थे। ठीक है, शेल्टर हाउस वो होता है जहाँ पे लोग जाके छिप सकते हैं, रह सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो ऐसे गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 900 शेल्टर हाउसेस बनाए थे जिसमें लोग जाके रहे और अपने आप को बचाया उन्होंने। और जो कैजुअलिटी रेट थी और लॉस था सॉरी, वो बहुत कम हो गया था। तो जिसकी वजह से जब पानी आया था तो हम लोगों ने अपने आप को प्रूव कर लिया था कि साइक्लोन के लिए हम लोग काफ़ी बड़े स्तर पे तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो 1999 का उड़ीसा साइक्लोन जिसमें हमने देखा था कि 10,000 लोगों की डेथ हुई थी। फिर फिलियन का साइक्लोन जिसमें देखा था कि हमने सिर्फ 46 लोगों की डेथ हुई थी। और फानी में हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया वर्ल्ड के सामने, प्रिपरेशन और अपने आप को उस कैपेबल बना लिया कि जिससे कि हम लोग किसी साइक्लोन का सामना कर सकें या फिर उसको मिटिगेट कर सकें, उसके प्रभाव को कम कर सकें। ठीक है, अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करते हैं कि अगर कोई साइक्लोन आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोस्टल फ्लडिंग। क्योंकि साइक्लोन जब आता है तो बहुत तेज हवाएं लेके आता है, जिसकी वजह से जो सी वेव्स होती हैं वो बहुत तेजी से उठने लगती हैं। तो अगर हम बात करें कि इस बार जो साइक्लोन आ रहा है उसकी वेव्स कितनी प्रिडिक्टेड है, तो 18 फीट यानी 4 से 6 मीटर प्रिडिक्टेड है कि अगर ये साइक्लोन जब हिट करेगा, जब इसका लैंडफॉल होगा, तो मिदनीपुर और जो साउथ पर 24 परगना एरियाज हैं वेस्ट बंगाल के, तो वहाँ पे 12 फुट की वेव्स आ सकती हैं। ठीक है, टाइडल वेव्स। तो 12 फीट की अगर वेव्स आ रही हैं तो समझ लीजिए कि कितने बड़े स्तर पे फ्लडिंग की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन, जब अगर फ्लड आएगा यानी बाढ़ आएगी तो अपने साथ में क्या आएगी, सी वाटर रहेगा तो उसमें सॉल्ट भी रहेगा। तो सॉल्ट, जब पानी वापस जाएगा तो सॉल्ट कहाँ जाएगा, सॉल्ट नीचे बैठ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो जो एरिया है, जो फर्टाइल लैंड है, उसको डैमेज कर देगा, उसको खराब कर देगा, सॉल्टी कर देगा, सलाइन कर देगा। तो और बाकी जो समुद्र का वेस्ट है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे डंप कर देगा, तो जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाएगा। हैवी रेनफॉल, जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो विंड्स इतनी तेज होती हैं और इनका प्रेशर इतना हाई होता है कि ये अपने साथ बहुत सारे बादल लेके आती हैं और उस एरियाज में जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, हैवी रेनफॉल के साथ हैवी विंड्स आती हैं। अब जब तेज हवाएं चलेंगी तो जिनके कच्चे मकान हैं वो गिर सकते हैं। ठीक है, जिनके कमज़ोर घर हैं वो गिर सकते हैं, या फिर जो वेजिटेशन है उसको बहुत लॉस होता है। ठीक है, और लॉस ऑफ लाइफ कैसे होगी, जैसे कोई पेड़ गिर गया तो जानवर उसके नीचे बंधा हुआ है तो वो मर गया, और कोई बिजली का तार टूट गया, खंभा टूट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कोई मकान कोलैप्स कर गया, तो इस तरीके से लॉस ऑफ लाइफ भी हो जाता है। अगर इतनी तबाही समाज में होगी, अगर मकान टूट रहा है, किसी की जान जा रही है, या बिजली के खंभे खराब हो रहे हैं, या फिर सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, या फ्लड आ रहा है, तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ेगा, पैसे पे, इकोनॉमिकल लॉस होगा, बिकॉज रिस्टोरेशन में तो पैसा लगेगा ही लगेगा सरकार का या फिर लोगों का। तो बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिकल लॉस भी हो रहा है और स्ट्रक्चरल लॉस भी हो रहा है। स्ट्रक्चरल लॉस कैसे हो रहा है कि जो तेज हवाओं से या फिर पेड़ों के टूटने से ये जो आदमी संसाधन का लॉस हो रहा है, तो वो हमारा स्ट्रक्चरल लॉस में भी आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि अगर इसको बचाया कैसे जा सकता है, कि या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट किन किन तरीके से बचाव कर रही है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्री प्रिडिक्शन का, यानी पूर्वानुमान का।
अगर हमको समय रहते प्रॉपरली प्री प्रिडिक्शन मिल जाता है या फिर प्रिडिक्शन आ जाता होता है हमारे पास में, या ऐसे टूल्स या मेथड्स हैं, वैसे ऑलरेडी वी हैव, तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग के पास उतना सफिशिएंट टाइम होगा कि हम लोगों को वहाँ से रिहेबिलिटेट कर सके, ठीक है, रीलोकेट कर सके। तो हमारे पास उतना टाइम रहेगा कि जब तूफान आने से पहले हम लोगों को अगर सुरक्षित स्थान पे पहुंचा देंगे तो जो जान माल का नुकसान है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन मफलर्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन मफलर्स का मतलब ये है कि जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, कोस्टल एरियाज पे अगर हम बात करें तो जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, जो मैंग्रोव वन होते हैं वो क्या होते हैं, एक मफलर की तरह काम करते हैं, ग्रीन मफलर का काम करते हैं, या फिर एक नेचुरल बैरियर का काम करता है तेज हवाओं को, फ्लडेड वाटर को। तो इन सबको क्या करेगा, वो रोक देगा, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देगा। तो हमारा एक नेचुरल बैरियर तैयार हो जाता है इन जो हमारे ये जो कोस्टल एरियाज पे अगर हम लोग इन मैंग्रोव फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं तो। देन रीलोकेटिंग दोज पीपल हु आर वर्नेबल टू दैट डिजास्टर, ठीक है, वर्नेबल टू साइक्लोन, ठीक है। तो जो साइक्लोन के लिए वर्नेबल है, यानी जो सुभेद्य है, जिनको इजीली भेदा जा सकता है उस साइक्लोन के जरिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हम लोग रीलोकेट कर देंगे, पहले से ही उनको शिफ्ट कर देंगे। तो अगर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो वर्नेबिलिटी खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। अब अगर तूफान आएगा और खाली पड़ा रहेगा मैदान तो उसमें नुकसान किसका होगा, किसी का नहीं होगा। तो इसलिए रीलोकेशन पे जो जान माल का नुकसान होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे कम हो जाता है। देन कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिटी अवेयरनेस। लोग जागरूक होंगे तो देखिए अपने आप ही किसी डिजास्टर की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, ठीक है। जब हम जागरूक होंगे तो हम अपने खतरे को खुद ही भांप लेंगे और सुरक्षित स्थान पे चले जाएंगे। Then NDRF played a very important role during any natural disaster or a man-made disaster in India. अगर कोई भी ऐसी आपदा आती है तो एनडीआरएफ का बहुत अहम रोल हो जाता है। एनडीआरएफ की टीम्स पहले उससे वहां पहुंच जाती हैं और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में अपना अहम योगदान देती हैं। नाउ कमिंग टू द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसका भी एक अहम रोल हो जाता है। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करेगी, लोगों को अवेयर कराएगी, लोगों को चिताएगी कि हाँ भाई यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मत जाइए, ठीक है। प्रिडिक्शन टूल्स डेवलप करेगी, उसके बाद जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू लोगों को राहत मुहैया कराएगी। तो ये था हमारे वीडियो में आज के। बस उम्मीद करते हैं कि जो हमारा साइक्लोन आने वाला है उससे हमारे देश में रक्षा हो सके और ज़्यादा तबाही ना लाए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी तो उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।